वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। और इस समय हम लोग चल रहे हैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट की तरफ, जो कि भाग 5 आपका क्या होता है। पेपर फर्स्ट में भाग 5 होता है आपका पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं जो है 30 प्रश्नों का एक सीरीज, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न, और चलते चलते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है वह है लेड पीबी। लेड पीबी से होता है, तो लेड पीबी से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसके होता है? तो लेड पीबी, है ना। लेड से होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा आपका, और आप बस एक बार देखते चले, आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था सन 1992-93 ईस्वी, 1992 से 1993 की ईस्वी के बीच में जो है पर्यावरण वाहिनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पारितंत्र में बाज का स्थान है। पारितंत्र में बाज का स्थान है, तो वह कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो पारितंत्र में बाज का स्थान क्या होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता होता है पारितंत्र में बाज का स्थान। और अगला प्रश्न है, यहां कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है? क्या विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण, भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो कार्बन टैक्स किस देश के द्वारा लगाया जाएगा? तो वो है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड क्या करेगा कि भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, है ना। अगला है हमारा प्रश्न, यहां पर कहा जा रहा है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है? वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक इसलिए है कि जहां पर यह प्लास्टिक पड़ गया वहां पर पेड़ पौधों का उगना मुश्किल, कहते हैं ना कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो वही है ये प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक जहां पर पड़ गया वहां का मृदा प्रदूषण बढ़ना तय है। प्रश्न अगला देखते हैं, और यहां कहा जा रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य? तो उस पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो उसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। क्या नदी है? कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, वो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना है, हमें समझना है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे याद रखना है कि गोरखपुर, गोरखपुर जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि विधान परिषद की बैठक की अंतिम तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? यहाँ पर क्या है? नहीं होना चाहिए, तो वो अंतर है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बैठक से दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच का जो गैप होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? आपको संविधान भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। तो उसमें भाग 5 जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो विकास आयोग किया गया,
पर्यावरण और विकास आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई, तो वह जो है पर्यावरण का संरक्षण करना और उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास करना, ये दोनों जो है इनका उद्देश्य था। कहने का तात्पर्य आपका सही होगा। प्रश्न अगला है यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को बांटती है। तो जो पृथ्वी को बांटती है विषुवत रेखा, वो दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। प्रश्न अगला है कि बांदीपुर अभ्यारण्य, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? हमें बताना है कि जो कर्नाटक कर्नाटक में जो है यह जो है स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय चमोली के निकट अवस्थित है? राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट। याद रखना है कि जो चमोली के निकट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे आप नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है। चलिए अब पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति जब आप जो है सरसों लेके जाते हैं तेल बनाने के लिए, तो उस समय आप मशीन पर देखते होंगे कि उसमें जो पीला पीला झाग निकलता है ना, तो वो पीला आप खुद से समझ लें। जो पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो सरसों उत्पादन से संबंधित होती है। और कुछ का सरसों जो है पीले भी होते हैं, है ना, तो जो पीले सरसों होते हैं वो पीली क्रांति हो गई। इसको आप सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं कि जो पीली क्रांति है वो किससे है? सरसों उत्पादन से है। ठीक है, अगला देखते हैं कि वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? वो डेंड्रोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? वृक्षों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस शहर को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया को हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। किसको? कोलकाता को जो है हम स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो कौन सा एक कीट नहीं है? तो जो कीट नहीं है वो मकड़ी एक कीट नहीं आएगा, यानी कि कीट के अंतर्गत हम मकड़ी को नहीं रखते हैं। प्रश्न अगला हम देखते हैं कि जंतुओं में होने वाला खुर व मुंहपका रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो खुर और मुंहपका रोग होता है तो वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण उत्पन्न होता है खुर और मुंहपका रोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? तो जो सबसे पहले हुआ ऋणात्मक वृद्धि दर वो हुआ था 1921 से 1931 के बीच में। 1921 से 1931 के बीच में जो है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई थी, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो वो अजैव और नवीकरणीय है जल। क्या? जल क्या होता है? अजैव है और नवीकरणीय क्या है? संसाधन है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या होना जरूरी है? जैविक विविधता का संरक्षण होना जरूरी है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना जरूरी है, निर्धनता को घटाएंगे तभी जो है कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, तब जब निर्धनता को घटाएंगे, क्योंकि वो जो है निर्धनता ही मेन कारण है कि शरीर की जो कुपोषण को नहीं बढ़ने देती है, अब कुपोषण को बढ़ाती है और जो है सतत विकास में बाधा डालती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी जो है सतत विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो किस बायोम में पाई जाएगी? तो वो पाई जाएगी विषुवतीय वन में। विषुवतीय वन में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि BOD से क्या अभिप्राय है? जो BOD इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
याद रखना है आपको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये फुल फॉर्म है बीओडी का। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, शायद याद हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य हैं, तो इनके समतुल्य क्या हैं? जो याक होता है, याक जो है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करने के लिए? सामान ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेरी-बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। किस विटामिन कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। प्रश्न अगला है हमारा कि वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट करने से, जब भी वन्य जीवों का अत्यधिक नष्ट होगा, है ना, तो उस समय क्या होता है? उस समय आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। आहार श्रृंखला क्या हो जाती है? असंतुलित हो जाती है जब वन्य जीवों को अत्यधिक नष्ट किया जाता है। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख मानी जाती है? तो उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस को आप ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रमुख गैस के रूप में रखते हैं। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो जो केचुआ है वो किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो वह क्या करता है? भूमि को खोखला करता है। क्या करता है? भूमि को खोखला करता है। तो वहां से हम ऑक्सीजन जो है पौधों को मिलता है ना, हवा मिलता है ना, पौधे को क्या मिलता है? हवा मिलता है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से वह क्या करता है? किसानों की मदद करता है केचुआ। और आज का जो अंतिम प्रश्न है और ये है कि धुंध कोहरा का निर्माण कैसे होता है? तो आपको ये दिमाग में जरूर चलता होगा, ये धुंध जो कोहरा है, जो कोहरा है उसका निर्माण कैसे होता है? तो वो निर्माण होता है धुआं के साथ साथ कोहरे से। धुआं और कोहरे जब साथ में मिल जाते हैं तो धुंध कोहरा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज का जो ये 30 प्रश्नों का एक सीरीज था जो कि आपके यूपी टेट पेपर फर्स्ट में महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आज यहीं पर समाप्त हुआ। कैसे लगा यह वीडियो आपको? आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं जिससे कि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।